सबको मेरा नमस्कार। आज का जो कोटेशन है जिस पे हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है समाज व्यवस्था। यह कोटेशन है 5260 से लेकर 5272 तक। ये शीर्षक काफी लंबा है, तो इस पे आज हम 5260 से लेकर 5264 तक चर्चा करेंगे। जो चर्चा हम करेंगे वह चार बिंदु हैं, उन पे करेंगे। पहला तो है कि स्वतंत्रता के बाद लगातार समाज व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिसमें 11 प्रकार की समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं। लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार, मिलावट, जालसाजी, धोखाधड़ी, हिंसा, आतंक, भ्रष्टाचार, चरित्र पतन, सांप्रदायिकता, जातीय कटुता, आर्थिक असमानता, श्रम शोषण। यह जो 11 प्रकार की समस्याएं हैं उस पे प्रकाश डाला गया है। निसंदेह स्वतंत्रता के बाद ये सारी समस्याएं बढ़ी हैं, और ये जो समस्याएं बढ़ी हैं इसका कारण है समाज व्यवस्था का कमजोर होना। ये जितनी भी समस्याएं हैं इसमें अधिकतर जो समस्याएं हैं ये जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उससे ताल्लुक रखती है। उदाहरण के लिए चरित्र पतन या श्रम शोषण या जातीय कटुता, सांप्रदायिकता, ये जो समस्याएं हैं ये सामाजिक व्यवस्था का ही परिणाम है। जब समाज कमजोर होता है या कमजोर कर दिया जाता है तो जातिवाद, सांप्रदायिकता, श्रम शोषण जैसी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, और ये समस्याएं निरंतर बढ़ रही हैं, जिससे हमारा देश और समाज पे बहुत ही खराब प्रभाव पड़ रहा है। जो दूसरा बिंदु है जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है समाज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। व्यक्ति, परिवार और समाज, इसी त्रिस्तरीय व्यवस्था के कारण भारत की सामाजिक व्यवस्था कितने आक्रमणों के बाद भी अब तक सुरक्षित है। अब हम इस पे हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से त्रिस्तरीय व्यवस्था रही। वो क्या है? पहला व्यक्ति, दूसरा परिवार और तीसरा समाज है। व्यक्ति से मिलकर परिवार बनता है, परिवार से मिलकर समाज बनता है। यह भारतीय परंपरा में रही है। परंतु जब जब हम पाश्चात्य संस्कृति की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पे केवल दो स्तरीय व्यवस्था है। जो पहली व्यवस्था है उसका वो है व्यक्ति, और दूसरा है राज्य। जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो उस वक्त चर्च और राज्य आपस में एकजुट थे। पुनर्जागरण में व्यक्तिवाद को प्राथमिकता दी गई, और धर्म जो चर्च या जिसे हम रिलीजन कह सकते हैं उनकी भाषा में, और राज्य, धर्म को हटा दिया गया। धर्म को साइड लाइन कर दिया गया, और राज्य और व्यक्ति का जो संबंध है उसी पे विचार किया गया।
जो आज भी यूरोप में लागू है। वहां पे समाज जैसी कोई चीज नहीं है, बस व्यक्ति और राज्य। जो परिवार या समाज की बात करते हैं वहां पे या तो वो है नहीं, या है भी तो उस रूप में नहीं है जिस रूप में हम चाहते हैं या हमारे यहाँ है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि दुर्भाग्यवश जब भारत आजाद हुआ, या आजादी के पहले भी जो अंग्रेज आए वो उसी पाश्चात्य व्यवस्था से थे। उनके यहाँ दो स्तरीय व्यवस्था थी। इसी के फलस्वरूप उन्होंने उस व्यवस्था को आजादी के पहले ही याद किया था, लेकिन वो उसको उतना मजबूती से लागू नहीं कर पाए। दुर्भाग्य ये रहा कि आजादी के बाद दो स्तरीय व्यवस्था व्यक्ति और राज्य को ही लागू किया गया, और मैं तो कहूंगा कि ये उन्हीं अंग्रेजों के दबाव में ही किया गया। जो संविधान का निर्माण हुआ, जो पार्लियामेंट की जो व्यवस्था रही, या हमारे कानून रहे, आप उनको गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि या तो व्यक्ति है या राज्य है। परिवार या समाज जैसी कोई चीज हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती, अकॉर्डिंग टू संविधान। और इस व्यवस्था ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया। सामाजिक परंपराएं ये थी भी हमारे, आम जनता को सवाल पूछने का अधिकार है। आज वो न्यायपालिका, मीडिया, खत्म हो चुके हैं या विपक्ष खत्म हो रहे हैं। जनता के सवालों से क्यों भाग जाता है? जो आज से आजादी के पहले जिस रूप में थी, आज वो परिवार व्यवस्था नहीं है। आज हम दिन रात खबरें सुनते हैं, पत्नी ने पति की हत्या की, पति ने पति पति ने पत्नी की हत्या की, या इसी तरह की और भी बातें आ रही हैं। इसका कारण है कि हमने परिवार या समाज को महत्व ही नहीं दिया। जो दूसरी जो बात है, जो तीसरी बात है, भारतीय समाज व्यवस्था में दो दो मौलिक मौलिक इकाइयों, व्यक्ति और समाज के बीच एक तीसरी इकाई है जिसे परिवार कहते हैं। व्यक्ति और समाज की तरह परिवार को मौलिक अधिकार तो आप नहीं होते, किंतु यह इकाई भी कुछ व्यक्तियों की साझेदारी से बनती है। देखिए, इस कोटेशन में हमारा जो पारिवारिक व्यवस्था है उसके महत्व को दर्शाया गया है। कहा गया है कि हमारे यहाँ जो परिवार व्यवस्था है उसको भले ही मौलिक अधिकार तो प्राप्त नहीं है व्यक्ति और समाज की तरह, लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा किरदार है भारतीय व्यवस्था में, भारतीय संस्कृति में। और ये परिवार व्यवस्था ही थी, ये हमारा समाज ही था जिसकी बदौलत हमने इतने आक्रमण झेले, हम पे इतने हमले हुए, भौतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, मानसिक रूप से, लेकिन हमने उसे झेला। हम हजार सालों से निरंतर प्रवर्जन का सामना कर रहे हैं, लेकिन आज भी हमने अपनी जो कल्चर है उसको बचाए रखा है। जब कोरोना का समय आया, यूरोपियन कंट्रीज में जो बुजुर्ग थे, असहाय थे, ओम गणपति नमः। दम तोड़ दिए, वाला कोई नहीं कहा, लेकिन जो हमारा भारतीय समाज था उस उस आपत्ति में भी खड़ा रहा, और उस दौर से
अच्छे से निकल गया, क्योंकि हमारे पास परिवार था, हमारे पास समाज था। लेकिन अब इसी परिवार व्यवस्था पे, समाज व्यवस्था पे निरंतर आक्रमण हो रहे हैं, और इसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात और जो अंतिम बात है कि भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था दुनिया की तुलना में बहुत विकसित और वैज्ञानिक थी, जिसमें प्रवृत्ति, योग्यता और क्षमता के अनुसार विभाजन था। उसमें भी ज्ञान और त्याग को भी स्थान प्राप्त था। ये कोटेशन इंगित करता है हमारी प्राचीन व्यवस्था की। इस उदाहरण में यह बात कही गई है कि जो हमारी व्यवस्था थी, उस समय की भी सभ्यताएं थी, संस्कृतियां थी, जो व्यवस्थाएं थी, इससे हम खुश थे। निसंदेह भारतीय परंपरा श्रेष्ठ थी। हमारे यहाँ ज्योतिष, आयुर्वेद, युद्ध शास्त्र ज्ञान नहीं था, खगोल विज्ञान, हर तरह का ज्ञान हमारे पास था। ये इसलिए था कि हमने ज्ञान, क्षमता और प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया। हमारे यहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था थी, इसके अनुसार हमने लोगों की प्रवृत्ति और क्षमता के अनुसार कार्य की विभाजन की। ये पूरा यूरोप मुझे घूमता था, बच्चा था, आप लोग कम रस पीते थे, रचना की, हमने आयुर्वेद की रचना की। हमारे जो इतिहास थे वे दुनिया भर में घूमते थे, तो हमारा राज था। विश्व हम ये मदन जी का माइक बंद कर दीजिए। पास था, तो ये थी व्यवस्था। आज को हमने अपने ही हाथों छिन्न भिन्न कर दिया, और आज स्थिति ये है कि आज हमारी जो व्यवस्था, व्यवस्था है, वो है 3% विश्व का। आज हम रिसर्च में, नवाचार में कहीं नहीं है। जिस वक्त हमारे यहाँ गंगा और तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज थी, आज हमारे यहाँ वर्ल्ड रैंकिंग में अंडर अंडर 100 एक भी नहीं है। इसका कारण एक ही है कि हमने जो अपनी परंपरा थी, जो हमारे शास्त्र थे, उसको हमने छोड़ दिया, या कहिए कि उस पर इतने हमले हुए कि वो नष्ट हो गए। तो ये थी आज की बात, आज का विषय जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं कि इस बात को आपके सामने अच्छे से रख पाया। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा विषय पर रख देता हूँ। जो पहला जो बिंदु है
जो कहता है कि समाज में 11 तरह की समस्याएं बढ़ रही हैं। तो मुख्यतः दो प्रकार की समस्याएं हैं, एक कृत्रिम समस्या है, एक प्राकृतिक समस्या है। ये जो 11 समस्याएं जो दिख रही हैं, ये सारी की सारी जो समस्याएं हैं, ये कृत्रिम समस्याएं हैं। इनमें प्राकृतिक नहीं है। तो जो 11 समस्याएं कृत्रिम समस्या के अंतर्गत ही आ जाती हैं, और इसमें से अधिकांशतः दिखती हैं वह राजनीतिक व्यवस्था के कारण दिखती है। जैसे चोरी डकैती लूट बलात्कार और हिंसा, ये जो है वो सीधे सीधे राज्य के अंतर्गत आ जाता है, राज्य के विषय हो जाते हैं। इन्हें हम अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं। मिलावट जालसाजी धोखाधड़ी, ये 5 समस्याएं जो लिखी गई है, जो 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 11 में से जो 5 समस्याएं हैं, वो 5 समस्याएं तो ऐसी हैं जो राज्य के कारण हो रही है। अर्थात इन समस्याओं में राज्य को सक्रिय होना चाहिए, और राज्य इन्हें नहीं रोक पा रहा है क्योंकि ये पांचों जो है आपराधिक कार्य हैं। बाकी के जो आप देखेंगे, जो नंबर 6 से स्टार्ट है, 6 से 11 तक, उसमें राज्य के द्वारा है, लेकिन उसमें आपराधिक कार्य नहीं है, वे असामाजिक कार्य में आ जाते हैं। चरित्र पतन है, चरित्र पतन जो है उसमें राज्य भूमिका जरूर निभा रहा है। ऐसे ऐसे कानून, ऐसे ऐसे जो है नियम बना रखे हैं जो व्यक्ति का चरित्र पतन कर रहे हैं। आप सांप्रदायिकता को देखेंगे, सांप्रदायिकता में भी राज्य की भूमिका दिखाई देती है। जातीय कटुता को भी बढ़ाने में लगा है। श्रम शोषण के लिए भी राज्य ने नीतियां बना रखी हैं। आर्थिक असमानता भी उसके कारण से बढ़ रही है। तो इसमें से 5 तो ऐसे हैं जो सीधे सीधे हम आपराधिक श्रेणी में रख देते हैं, बाकी कुछ जो है अनैतिक कार्यों में भी आते हैं। लेकिन राज्य आपराधिक कार्यों को ठीक से नहीं कर पा रहा है और अनैतिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि बाकी के जो काम है उसमें उसका वोट बैंक बना हुआ है। बलात्कार, मिलावट, जालसाजी, हिंसा, इन सब में उसका वोट बैंक उसे दिखाई नहीं देता है। उसे दिखाई देता है सांप्रदायिकता में वोट बैंक, उसे जातीय कटुता में दिखाई देता है वोट बैंक, उसे दिखाई देता है आर्थिक असमानता बनी रहे। अगर आर्थिक असमानता कम हुई तो फिर जो है वोट बैंक हमारा खराब होगा। तो यहाँ पर जो ये जो समस्याएं दिख रही हैं, 11 समस्याएं वास्तव में ये कृत्रिम समस्याएं हैं। उसके बाद जो दूसरा जो पॉइंट कहता है, समाज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, व्यक्ति, परिवार और समाज। तो व्यक्ति के बिना न परिवार हो सकता है, न समाज हो सकता है। लेकिन अगर समाज व्यवस्था में देखा जाए तो समाज की व्यवस्था में ये त्रिस्तरीय है। किंतु अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखते हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चतुर्स्तरीय हो जाती है, क्योंकि वहां तंत्र भी जुड़ जाता है। जब तक केवल लोक की बात हो तो लोक में त्रिस्तरीय है, और लोकतंत्र में लोक और तंत्र जब दोनों जुड़ गए तो तंत्र का अस्तित्व होने से एक चतुर्स्तरीय व्यवस्था बन जाती है। व्यक्ति, परिवार, समाज और राज्य के मध्य संतुलन होना चाहिए, इस पर हमारी कल या परसों भी शायद जो है चर्चा हुई थी। यहाँ पर जो है अधिकारों की जो छीना झपटी दिखाई देती है, उसके कारण से भी हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है वो काफी चरमराई गई है। और बाकी जो लिखा है कि कई आक्रमण हमने झेले हैं, तो निश्चित स्तर पर आक्रमण का और गुलामी काल के कालखंड का एक प्रभाव तो होता ही है। और हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें कुछ ना कुछ ऐसा अंश भी आया है, जैसा इस्लामिक व्यवस्था को हम कह सकते हैं, जहाँ सामाजिक हिंसा बढ़ी है। और कुछ ना कुछ हम जब संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था देखते हैं तो वहां पर ब्रिटिशियर्स का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात भारत की सामाजिक व्यवस्था में इस्लामीकरण बढ़ रहा है, और भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें ईसाईकरण का प्रभाव अधिक दिखाई देता है, क्योंकि कानून, संविधान और बहुत सारी चीजें जो है वो बना करके चले गए। जिन देशों ने बनाया भारत में, उनके यहाँ स्वयं जो है केवल व्यक्ति और समाज, वो व्यक्ति और राज्य, यही दोनों इकाइयाँ थी। परिवार व्यवस्था थी नहीं, थी तो विकृत थी, या फिर समाज व्यवस्था जो है बहुत विकृत थी। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम बाहरी जो बाहर से जो आक्रमणकारी रहे हैं, उनका जो प्रभाव रहा है, तो उनके प्रभाव के अनुसार ही हमारी स्वयं की व्यवस्था हो गई है। जैसे उनके यहाँ व्यक्ति और राज्य का महत्व था, हमारे यहाँ भी वैसी ही लगभग व्यवस्था हो गई। परिवार और समाज को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं दिए गए। हमने जिसकी हम मानते हैं आलोचना की है वह उत्तर 73वें और दे। 74वें संविधान संशोधन से कुछ हम लोगों को राहत मिल सकती है। इन दोनों इस विषय में समाज व्यवस्था मजबूत हो सकती है। परिवारों को अभी संवैधानिक अधिकार मिले ऐसा नहीं दिख रहा है, लेकिन कम से कम ग्राम सभाओं को ही मिल जाए तो भी जो है वो एक बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, भारतीय समाज में व्यवस्था में दो मौलिक इकाइयों, व्यक्ति और समाज के बीच एक तीसरी इकाई है, जिसे परिवार कहते हैं।
व्यक्ति और समाज की तरह परिवार को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इस कोटेशन को पढ़ते समय मैं व्यक्ति और समाज, तो व्यक्ति को तो देखता हूँ कि मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और बाबू जी ने किस किस तरह से लिखा है समाज के लिए, वो उस पर जो है मुनि जी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि मौलिक अधिकार जो है वो तो व्यक्ति को हो गए, समाज को जो है सामाजिक अधिकार है। किस संदर्भ में ये कोटेशन लिखा गया है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि समाज को सामाजिक अधिकार ही होंगे, मौलिक नहीं होंगे, और व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। लेकिन चाहे आप व्यक्ति को मौलिक अधिकार देखिए, प्राकृतिक अधिकार देखिए, सामाजिक अधिकार देखिए, संवैधानिक अधिकार देखिए, सबकी एक सीमाएं निश्चित बनी हुई हैं। सेना की यह सीमा है कि वह वो सीमा पर ही काम करे। सेना, उसकी एक विभाजन रेखा, एक जो है वहां पर उसकी निर्धारित है। अर्थात उसका अधिकार जो है वो वहीं तक है, वह भारत की आंतरिक व्यवस्था में या राज्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसे इसीलिए बनाया गया है ताकि वह सीमाओं की सुरक्षा करे। इसी तरह से आप एक क्लर्क से लेकर के, एक सरकारी विभाग से लेकर के, एक स्कूल से, विद्यालय से लेकर के, एक टीचर से लेकर के, सबका देखेंगे, प्रिंसिपल चाहे जो हो, सबका अपना अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है। उस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वह दूसरे की व्यवस्था को प्रभावित न करे। एक कंपनी में भी अगर 10 लोग हैं, कोई मैनेजर है, कोई उसमें रक्षा करने वाला है या कुछ और है, सबका एक अधिकार क्षेत्र बना है। उस अधिकार क्षेत्र से जब वो बाहर जाता है तब वह शक्ति का दुरुपयोग करता है। और भारत की सामाजिक व्यवस्था में शक्ति का जो दुरुपयोग है वो तंत्र के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग तो वही कर सकता है जिसके पास शक्ति होगी। जिसके पास शक्ति है ही नहीं, उसको दुरुपयोग क्या करेगा। समाज जो है वो इस स्थिति में है नहीं कि किसी प्रकार का जो है वह कोई सहभागी की भूमिका निभा सके। तो ऐसे में हम समाज से तो यह अपेक्षा नहीं करते कि समाज किसी के अधिकारों में कोई हस्तक्षेप कर रहा है। यहाँ तक कि समाज जो सामाजिक अधिकार देता है वो अपने ही अधिकार वापस नहीं ले पा रहा है। इसका अर्थ यह है कि समाज के पास न तो अधिकार है, न शक्ति है कुछ करने की। सारा काम जो है राज्य ने ही ले लिया है, और यहाँ सारा खेल पावर ऑफ ओवरलैपिंग का दिखाई देता है। जो फोर्थ पॉइंट है वो कहता है भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक थी। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि वर्ण व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक थी। उसमें विकृतियां आई, विकृतियों में सुधार करने की आवश्यकता है, न कि विकृतियों के कारण उस व्यवस्था को समाप्त करने की आवश्यकता है। दो तरह के लोग हुए, एक ने उन विकृतियों का लाभ लेने का प्रयास किया, कुछ लोगों ने विकृतियों को जो है ठीक करने का प्रयास किया। नाम चाहे आप कुछ भी रखें, लेकिन प्रवृत्तियों के आधार पर, योग्यता क्षमता के आधार पर विभाजन तो हो ही जाता है। अगर मेरी सैनिक के अनुसार क्षमता नहीं है तो भले ही आप मेरा नाम सैनिक रख दें या मुझे कुछ भी कहें, लेकिन वो क्षमता मुझे प्राप्त नहीं होगी। और इसमें जो है बाहरी ताकतों का जो हस्तक्षेप रहा है वह तो रहा ही है। कुछ कुछ इसमें जो धूर्त लोग हैं या फिर जो इससे फायदा उठा सकते थे इस वर्ण व्यवस्था से, उन लोगों ने भी इसमें जो है निश्चित स्तर पर विकृतियां की होंगी। लेकिन अगर आप संपूर्ण विश्व में देखेंगे तो संपूर्ण विश्व दो भागों में स्पष्ट रूप से बढ़ जाता है। बुद्धिजीवी और श्रमजीवी ये तो पूरी दुनिया में दिखाई दे ही रहे हैं। इसमें से श्रमजीवी एक वर्ग हो जाता है और बुद्धिजीवियों के 3 वर्ग बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है जब तक सभी वर्गों के पास केवल और केवल किसी के पास शक्ति थी, किसी के पास सम्मान था और किसी के पास अर्थ था, तब तक समस्याएं नहीं थी। समस्या तभी हुई जब एक ही वर्ग जो है वो सारी की सारी चीजें चाहता है। वो शक्ति भी चाहता है, अर्थ भी चाहता है, अधिकार भी चाहता है, वो सब कुछ चाह रहा है। और जब इतनी महत्वाकांक्षा बढ़ जाएगी, तो महत्वाकांक्षाएं जब बढ़ती हैं तो फिर सामाजिक व्यवस्था बिगड़ती है। चाहे आप उसे कितना भी जो है अच्छा बना लें या वैज्ञानिक बना लें। तो प्राचीन समय में त्याग और सर्वोच्च जो जो प्राप्त था ब्राह्मण को, वो इसी कारण से था क्योंकि उसमें त्याग था, सर्वोच्च था, तब उसको सम्मान प्राप्त था। लेकिन अभी त्याग नहीं है, सहन नहीं है, सर्वोच्च और उसके अंदर ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी चीज नहीं है, फिर भी वही भावना बनी हुई है। तो ऐसी व्यवस्था जो है विकृत हो जाती है और समाज के लिए घातक हो जाती है। तो सबके लिए वहां पर कुछ ना कुछ बना था, चौथे वर्ण के लिए भी बना हुआ था, सबके लिए। लेकिन जब राजनीतिक सत्ता ऐसी हुई कि वह अर्थ भी चाहती है, वह शक्ति भी चाहती है, वह जो है सम्मान भी चाहती है, तो ऐसे में राज्य ही सब कुछ है, समाज का अस्तित्व ही नहीं है। यहाँ पर एक विकृति ये दिखाई देती है कि राज्य कर रहा है। हो सकता है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि समाज में विकृतियां आई हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि ये
कभी विकृति आएगी ही नहीं, क्योंकि भारतीय समाज 1-2 वर्षों का या 20-50 वर्षों का समाज नहीं है। हमारा समाज जो है वो हजारों वर्षों का समाज है, लाखों वर्षों का समाज है। और जब आप इतने लंबे कालखंड में होते हैं तो विकृतियां आती हैं, फिर उसमें सुधार होता है, फिर विकृतियां आती रहती हैं। अर्थात आप किसी भी व्यवस्था को लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं चला सकते हैं, विकृतियां तो आएंगी ही आएंगी। मूल बात यह है कि लोग विकृतियों का लाभ लेना चाहते हैं, कुछ लोग उसी में सुधार करना चाहते हैं। हम लोग जो बैठे हैं चर्चा करने वाले, हमारा उद्देश्य है कि इन विकृतियों का लाभ न लेकर के इसमें सुधार किया जाए, और बाकी के जो धूर्त लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें भी राजनीति का, वोट बैंक का एक बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। मैं अपनी बात को यही समाप्त करूंगा, बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। जी धन्यवाद। मोहन जी, नरेंद्र जी, राजेश जी, भी शुरू करें। चलिए, और बताइए ना। मदन जी का माइक बंद कर दीजिए, बाकी जो बोलना है वो बोले। और बताइए अपनी बात कोई। प्रणाम बाबा। हाँ, जी आचार्य जी बताइए। बताइए। देखिए, जैसे अभी ब्रजेश जी ने बताया और विपुल जी ने कई पहलुओं को छुआ है। ये तो ठीक है कि जो राज्य की आज व्यवस्था है वो हमारी पाश्चात्य व्यवस्था के अनुसार बनी हुई है, और उसी का आधार है लगभग 85%, 90%, 90% तक। दूसरी चीज, यहाँ पर दो तीन चीजें समझने वाली हैं कि जब लोकतंत्र का आधार केवल वोट रखा गया और वहां पर एक कोई योग्यता का मापदंड न रख करके केवल संख्या बल रखी गई, जैसे ना विद्युता का कोई प्रयोग होगा। प्रयोग से मतलब यह है कि उसका कोई आकलन नहीं होगा, गिनती में नहीं आएगा। ना वहां किसी तरह की अन्य व्यवस्था का, केवल भीड़ बल का आपका प्रयोग होगा। भीड़ किसके साथ है उसको ताकतवर माना जाएगा और उसकी सरकार मानी जाएगी। तब यहां पर एक, जितनी भी विकृतियां मैं समझ रहा हूं पैदा होंगी, वो सारी हुई हैं और हो चुकी हैं लगभग। क्योंकि व्यक्ति सत्तारूढ़ जो होते हैं वो अपनी शक्ति बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए अपने पक्ष में एक माहौल बनाएगा ही। पक्ष में माहौल बनाने के लिए उसके पास तरीके क्या हैं? वो कुछ समाज की जो कमजोरीपन है उनका लाभ उठाना, व्यक्ति के स्वार्थपन का लाभ उठाना, और व्यक्ति को गुट में बांटना। मैं अक्सर एक बात कहता रहा हूं, जहां हमने धर्म को और रिलीजन को एक समझा है, ये बहुत बड़ी गलतियां कर दी। देखिए, धर्म तो हमेशा जोड़ने का ही काम करता है, लेकिन रिलीजन जो है, मत है, संप्रदाय है, ये बांटने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। तो धर्म तो जोड़ने का ही काम करता है सैद्धांतिक रूप से जो व्यवस्था है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, राजस्थान के हाई कोर्ट में आप देखेंगे मनु जी की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और बहुत सारे वीडियो भी उसके वायरल होते हैं। और बहुत, वहां पर मनु स्मृति को जलाया गया, और मनु स्मृति को जलाने के बाद बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि इस प्रतिमा को, जो है आज भी लगी हुई है, इस प्रतिमा के लिए जो हाई कोर्ट से हटाया जाए। एक याचिका दायर हुई, और याचिका दायर होने के बाद आचार्य धर्मपाल शास्त्री जी हैं, उन्होंने जो है उस याचिका को उसका प्रतिपक्ष रखा। और प्रतिपक्ष रखने के बाद में उन्होंने यही बातें जो समाज में आज चल रही हैं वो सब रखी, कि मनुस्मृति में भेदभाव है, ये है, वो है, ढिंका है, फलाना, बहुत सारी बातें उन्होंने जज के सामने गए। जज ने दोनों पक्षों को सुना और 3 पॉइंट दिए कि 3 पॉइंटों पे यदि आप बोलेंगे, प्रतिपक्ष ने यही बातें रखी। उसके बाद में उन्होंने जो है आचार्य धर्मपाल शास्त्री जी थे, उन्होंने लगभग 14 पॉइंट दिए, और बोले ये 14 पॉइंटों में से 2 पॉइंटों को भी सिद्ध कर देंगे, मैं इसके पक्ष में हूं जो आज ये लोग बोल रहे हैं। 14 पक्षों पर उन्होंने सैद्धांतिक मत मनुस्मृति का रखा,
और मनुस्मृति का रखने के बाद में जो वहां के वकील थे, जो प्रतिपक्ष विपक्ष के साथ में, वो 20 मिनट तक लगभग जो है वो उसकी कार्रवाई जो थी वो भी उस पर पड़ी हुई है गूगल पर, 20 मिनट तक सिर पकड़ कर बैठे रहे और 3 चीजों के लिए क्लियर नहीं कर पाई। आज भी वो मतलब जो है प्रतिमा लगी हुई है मनु जी की। तो जहां सोचने वाली बात तो एक ये है कि हमने जो अर्ध ज्ञान जो है जाना है धर्म के विषय में और सैद्धांतिक विषय में, कहते हैं ना अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक हो जाती है। तो ये एक चीज विषय हमारे धर्म का रहता है जो हम अपना पूरा प्रतिपक्ष नहीं रख पाते हैं आज जो व्यवस्थाएं देखते हैं। दूसरी बात ये, जहां वर्ण व्यवस्था की बात आती है, वास्तविक वो वैज्ञानिक है, एक आधार है और आज भी है। स्वरूप जाय ब्रजेश जी ने ऐसा बोला था, आज भी वो स्वरूप बना हुआ है, वो उसका हम नाम कुछ ले सकते हैं या व्यवस्था में कुछ दे सकते हैं। 2-3 बातें मैं और कहना चाहूंगा। जैसे जो सामाजिक व्यवस्था है, देखिए सामाजिक व्यवस्था को मैं 2-3 चीजों पर थोड़ा मानता हूं। एक स्वरूप में यदि हम देखें तो सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है। कैसे बनी हुई है? आज भी गांव में, शहर में, नगर में कोई मृत्यु हो जाती है और उसका कोई अपना गोत्र कुल परंपरा किसी तरह की एक व्यवस्था उसकी बनी हुई है, तो आज भी लोग उसके साथ जाते हैं और उसमें सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। विवाह का हम स्वरूप देख सकते हैं। कुछ अन्य स्वरूप, हाँ कुछ कमी जरूर आई है। तो इन चीजों में आज भी सहभागिता रहती है, समाज इसी का थोड़ा सा सहयोग, जहां हम कहते हैं सहयोग सहजीवन, तो ये भी समाज के अंग हैं। सहयोग होना चाहिए, सहजीवन होना चाहिए, जो परिवार है, क्योंकि परिवार ही समाज है, वो छोटा है वो बड़ा है। उसके बाद में एक चीज और होनी चाहिए, वो समझ होनी चाहिए। जैसे बाबा का बहुत अच्छा स्लोगन है, समझदार बने। हम शराफत से समझदारी की, शराफत तो बहुत आवश्यक है लेकिन थोड़ा सा विवेक भी हमारा हो, समझदारी हमारी होनी चाहिए। अनुचित उचित अनुचित का ज्ञान और सही गलत का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, इन सारी चीजों का जो है हमें अच्छाई बुराई का अपने आकलन तो लोग करते हैं, मैं उससे असहमति प्रकट नहीं करता, लेकिन सैद्धांतिक रूप में होना चाहिए। अक्सर आप लोगों को सुनेंगे, ये मेरी मान्यता है, ऐसा मैं मानता हूं। जब ये कहा जाता है ना तो सिद्धांत से हम हट जाते हैं, ऐसा माना जाता है। यदि इसकी जगह हम ये कहते हैं कि सैद्धांतिक, मैं कह रहा हूं मेरा मानना है, बल्कि मैं यहां पे कहूं कि सैद्धांतिक है, ये सिद्धांत को सिद्ध करना पड़ेगा और वहां तार्किक विषय उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही मैं कहूंगा मेरी मान्यता है ये, तो मेरी मान्यता के आधार पर फिर वहां पर जो स्वतंत्रता की हमारी आजादी है या हमारे मौलिक अधिकार है, वो आपकी मान्यता है, आप उसको मानने के लिए स्वतंत्र हैं, उस पर कोई बाध्य नहीं है। लेकिन बहुत अच्छी इस पर एक बात, मतलब क्योंकि मैं इस पर थोड़ा ऑब्जेक्शन रखता था, लेकिन सबसे अच्छी बात जो है कि भाई आपकी अपनी मान्यता है, अपना तो हिंसा और बल का आप प्रयोग नहीं कर सकते, तो बल का प्रयोग नहीं कर सकते, दूसरी स्वतंत्रता बाधक नहीं कर सकते। ये एक हमने लाइन खींच दी, बहुत अच्छा इसका एक स्वरूप बन गया। भाई ठीक है, आपकी मान्यता हो सकती है लेकिन आप बल का प्रयोग मत करिए और आप जो है दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक मत बनिए। तो ये एक लाइन हो गई। तीसरी चीज जो है, सामाजिक व्यवस्था का आज हमें समझ का अभाव देखने के लिए मिलता है। और आप जितने भी जो व्यवस्थाएं देखेंगे, जैसे विपुल जी ने नाम लिया था चर्च का, तो ये वास्तविकता है। व्यक्ति को, समाज को केवल विचार के आधार पर ही जो है उसको मोटिवेट कर कर उसको अलग किया जाता है या जोड़ा जाता है। आपके विचार ही व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, अपने से जोड़ते हैं और फिर जो है वो व्यक्ति कोई दूसरे के विचार प्रभावित करते हैं, वो उससे जुड़ जाता है। दूसरा, कुछ जो विवेक पूर्ण होता है वो सैद्धांतिक रूप से भी देखता है कि भाई इसमें तर्क है नहीं है, सही है नहीं है, मेरे पक्ष में दूसरे के पक्ष में, ये भी चीजों पर आकलन करता है। तो मैं नहीं समझता कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें राज्य का और जो विचार है, जिसको हम धर्म कह रहे हैं या मान्यताएं कह रहे हैं, एक तो रिलीजन है जो मत मजहब कह रहा हूं मैं, उन्होंने समाज को तोड़ा है। लेकिन सैद्धांतिक जो धर्म हम गुणवाचक मानते हैं और वैदिक जो व्यवस्था रही है, प्राचीन व्यवस्था, दर्शन व्यवस्था जो रही है, उसके आधार पर वहां पर आप कोई भी सूत्र लेंगे, कोई भी आधार लेंगे, वो सारी मानव जाति के लिए संबोधित करता है, किसी किसी व्यक्ति विशेष के लिए संबोधित नहीं करता। मैंने कई बार इसको बोला है जो है कि जैसे वेद की हम थोड़ी बात करें, तो वेद किसी व्यक्ति विशेष को मतलब संबोधित नहीं करता, किसी हिंदू जाति को संबोधित नहीं करता, किसी मुस्लिम जाति को संबोधित मानव जाति को करता है, इसलिए उसमें मनुर्भव दिया गया है। और सारे वहां पर जितने भी अन्य संप्रदाय मतों को, यहाँ पर टकराव होता है समाज का, क्योंकि समाज का जो जुड़ाव है वो केवल गुटों की वजह से और संप्रदाय मतों की वजह से है। वो अपनी शक्ति, संप्रदाय और लाभ, उनमें बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं।
दूसरी एक बात कह करके मैं वाणी को समाप्त कर रहा हूं। देखिए, जहां परिवार की व्यवस्थाएं हैं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, जैसे जो घटनाएं आज हो रही हैं, देखिए घटनाएं तो पहले भी थी, आज भी थी और आगे भी होती रहेंगी, अब बात है। लेकिन उनमें कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलता है सामाजिक रूप से। एक सोच और जो टेक्निकल तकनीकी है, उसके आधार पर कुछ आदमी का एक माइंड चेंज होता है। उस आधार पर यदि हमारी स्वतंत्रता परिवार भी दे रहा है, जो अभी घटना हुई है, इस घटना पे यदि हम आकलन करें तो इसका एक विशेष वही आता है कि माता पिता ने जो है जबरदस्ती शादी की। उस लड़की ने कहा भी था कि भाई जो है वो मेरी शादी आप कर दोगे जबरदस्ती, इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। तो ये एक उस पर मतलब दबाव सा हो गया। स्वतंत्रता मिली, पढ़ी लिखी, सारी सब स्वतंत्रताएं मिलने के बाद में फिर भी एक बाउंडेशन कर दी गई। वहां एक सामाजिक दायरा जो बनी हुई है, हमारी एक सामाजिक मान्यताएं बनी हुई हैं, जहां व्यक्ति सामाजिक होता है, वहां जो बहुत पहले से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं जो कहना चाहिए पारिवारिक कुछ ऐसी वो होती हैं, समाज में मान का सम्मान का कुछ ऐसा स्वरूप बना हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, वो जो घर के मुखिया होते हैं, घर की जो जिम्मेदारी माता पिता निभाते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। अब इसको मैं ये नहीं समझ पा रहा कि इसको सामाजिकता कहा जाए, ये प्रश्न भी मैं छोड़ रहा हूँ। इसको या सामाजिकता कहा जाए, या इसको अहम कहा जाए, या इसको अपना एक एटीट्यूड मान लिया जाए, नजरिया मान लिया जाए, क्या इसको माना जा सकता है। लेकिन समाज ने ही वो स्थापित की है। दूसरी चीज एक और आ जाती है, बस एक सेकंड की बात और है। दूसरी चीज एक आ जाती है कि जो हमारी आजादी का मतलब उड़ने का जो एक तरीका बनाया गया है, वो कहाँ तक लाइन है, मतलब कहाँ तक उड़ा जाए, कहाँ तक सब स्वेच्छा। क्योंकि स्वतंत्रता को यदि स्वेच्छा में बदल दिया जाए तो वो उस उच्च श्रृंखलता को ही मतलब अब प्राप्त हो आप जाए। थोड़ा शॉर्ट करिए आचार्य जी। बस हो गया बाबा। तो हाँ, यहीं पर शॉर्ट जो है करिए थोड़ा आप। सोचने वाली बात है जी। धन्यवाद। हाँ ठीक है, एक आध मिनट। जी। बाकी के साथी अपनी बात रख सकते हैं। बाबा नमस्कार। नमस्कार पवन जी, बताइए। स्वतंत्रता के बाद लगातार समाज व्यवस्था कमजोर हो रही है, जिसमें 11 प्रकार की समस्याएं निरंतर बढ़ रही। चोरी, डकैती, लूट, बलात्कार, मिलावट, जालसाजी, धोखाधड़ी, हिंसा, आतंक, भ्रष्टाचार, चरित्र पतन, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता ऐसी चीज है जो स्वतंत्रता के बाद जो है बढ़ी। जातीय कटता स्वतंत्रता के बाद बढ़ी। आर्थिक असमानता भी पहले से थी। श्रम शोषण बढ़ा है। तो मैं कह रहा हूं कि सांप्रदायिकता 8 नंबर, जातीय कटता 9 नंबर, और 11 श्रम शोषण, ये 3 पॉइंट जो है ये बढ़े। बाकी जितने भी प्रकार की चीजें लिखी गई हैं, ये सब पहले थी और अधिक मात्रा में थी। बढ़ना घटना, हम घटना घटा ही है, बढ़ा नहीं। समाज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। व्यक्ति, परिवार और समाज, इसी त्रिस्तरीय व्यवस्था के कारण भारत की सामाजिक व्यवस्था कितने आक्रमणों के बाद भी अब तक सुरक्षित। जाहिर सी बात है, भारत की समाज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। परिवार, समाज, इसी व्यक्ति, तीनों को मिलाकर बना हुआ है। और आक्रमण जो हुए हैं वो देश पर हुए। जनता बहुत कम प्रभावित हुई है हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ के लोग जो सामाजिक व्यवस्था है, उस ताने बाने से बने हुए थे, राजकीय व्यवस्था से नहीं बने हुए थे। इसलिए राजकीय व्यवस्थाएं बदल जाने पर भी सामाजिक व्यवस्थाएं नहीं बदलती थी। हमारी आर्थिक उन्नति के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। हम आर्थिक रूप से बहुत ही समझ रखने वाले व्यक्ति थे, और आर्थिक रूप से हम विपन्न कभी नहीं होते थे। इसलिए हमारी व्यवस्था कभी गड़बड़ नहीं होती थी।
और ये मान के चलिए कि ये आजादी के समय के बाद तो मान लीजिए इतिहास में जो कुछ रहा है, पता नहीं कितना सही है कितना गलत है, लेकिन हम लोगों ने बचपन में भी देखा है कि किसी जाति विशेष के अलावा बाकी समाज के किसी भी व्यक्ति से अपने निजी काम करवाना एक तो पाप माना जाता था, दूसरा उस व्यक्ति के स्वाभिमान के खिलाफ माना जाता था। आप चाहे पैसा देकर ही क्यों न करवाना चाहते हो, वह नहीं होता था। और समाज के लोग कतई वह काम करते भी नहीं थे पैसे के लिए। उनके अंदर एक प्रकार का स्वाभिमान रहता था कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूं, क्योंकि उनके अपने रोजगार थे। वो आर्थिक रूप से इतने कमजोर नहीं थे कि वो आपके निजी काम करें। और समाज के लगभग 80% लोग इस तरह थे। लेकिन मद्यपान और बेरोजगारी ने इंसान को आज इतना गिरा दिया है कि आज पैसा देके इंसान सब कुछ करवा ले रहा है इंसान से। क्योंकि हमारी राजकीय व्यवस्था ने हमारी पारिवारिक व्यवस्था में, हमारी आर्थिक व्यवस्था में दखल किया। और सबसे जरूरी चीज जो है व्यक्ति के लिए धन, बहुत सारी जरूरतों से ज्यादा महत्वपूर्ण धन। और जब हम आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं तो हमारे हर प्रकार की शोषण होने की संभावनाएं एकदम से बढ़ जाती। और हमारी जो सामाजिक प्राचीन व्यवस्था थी उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, मतलब कि आप जान लीजिए कि उनकी आर्थिक उन्नति के मामले में, आर्थिक रोजगार के मामले में वो बहुत ही सुदृढ़ थे। वो सब कुछ कर लेते थे लेकिन अपना रोजगार नहीं छोड़ देते। रोजगार के प्रति वे इतने जागरूक थे कि वे राष्ट्र को भी नहीं मानते थे। वे अंग्रेजों के यहाँ सिपाही बन जाते थे, अपने रोजगार को प्राप्त करते थे। वे अंग्रेजों से व्यापार किए, मुगलों से व्यापार किए, उन्होंने राष्ट्र को भी तिलांजलि दे दिया। उन्हें कतई भय नहीं था अपने रोजगार को करते हुए कि मेरा राष्ट्र गुलाम हो जाए। इतने वे रोजगार के प्रति जागरूक थे, या आप कह लीजिए कि अति था। और आज हम अपने पारिवारिक रोजगार के प्रति बहुत ही ज्यादा नासमझ हो गए हैं। हम बेरोजगार बन रहे हैं और बेरोजगार पैदा कर रहे हैं। हमारी कोई भी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं रह जा रही है और हम अर्थ के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। माँ संस्थान के अलावा समाज में और कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो निःशुल्क परिवार और पैसा, दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इंसान के लिए, जो इस विषय पे चर्चा कर रहा हो पूरे देश में। मैं तो कहूंगा पूरे विश्व में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो परिवार और पैसे को महत्वपूर्ण मानते हुए उस विषय पर लगातार चर्चा कर रहा हो। और यह बेहद ही समझदारी भरा कदम है जो हमारे पूर्वजों ने हमको दिया हुआ है। ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे हैं हम बहुत पीछे हैं। जो हमारे पूर्वज करते थे उससे हम बहुत पीछे हैं। लेकिन आज के समय में जिस तरीके से आयुर्वेद के बारे में बाबा रामदेव सिर्फ इकलौते व्यक्ति हैं जो अच्छे से उसका निर्वहन कर रहे हैं, उस पथ के अनुसरण कर रहे हैं, उसी तरीके से परिवार और अर्थ के मामले में मां संस्थान एक लौता ऐसा संस्थान है जो अच्छे से इसका अनुसरण कर रहा है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब हम फिर से टॉपिक पे आते हैं। भारतीय समाज व्यवस्था की दो मौलिक इकाई, समाज के बीच एक तीसरी इकाई है जिसे परिवार कहते हैं। व्यक्ति और समाज की तरह परिवार को मौलिक अधिकार तो प्राप्त नहीं। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जहां भी जिसे भी अधिकार प्राप्त होंगे वह खत्म होगा, क्योंकि अधिकार खत्म किए जा सकते। हम भारतीय ही इस बात को समझे हैं कि अधिकार विहीन संस्था, नियंत्रण विहीन संस्था ही सबसे अस्थाई संस्था है।
और यह परिवार नाम की संस्था जो हमारे यहाँ आज तक चल रहा है, वह इसी बूते चल रहा है कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है और किसी भी प्रकार का उस नियंत्रित नहीं करता, न समाज को न परिवार को। और इसलिए यह संस्था हमारी आज तक चल रही। बाकी सारी संस्थाएं टूट गई, जिनके पास थोड़े से भी अधिकार थे वो खत्म कर दिए गए, लेकिन यह संस्था जो किसी अधिकार को नहीं प्राप्त थी वह नहीं टूटी, क्योंकि यह सनातन है। अधिकार सनातन नहीं होते। जहां भी अधिकार आएगा वह टूटेगा, वह खत्म होगा, उसमें भ्रष्टाचार आएगा। परिवार नाम की एक ऐसी संस्था है जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, इसलिए वह आज तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक उसमें अधिकार नहीं दिए जाएंगे उसको। भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था दुनिया की तुलना में बहुत विकसित और वैज्ञानिक थी, जिसमें प्रवृत्ति, योग्यता और क्षमता के अनुसार विभाजन था। बिल्कुल सही बात है। हमारे दर्शन में हम लोगों ने समाज को वर्गों के तहत एक पहचान दिया हुआ था। जो लोग अर्थ को गौण मानकर ज्ञान को सर्वोच्च मानते थे, उन्हें हम सर्वोच्च सम्मान देते थे। अब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उसी व्यक्ति को देते थे, हम घर की पहली इकाई से उस व्यक्ति को सर्वोच्च सम्मान देते थे। हम अपनी बिटिया को आसन पे बैठाते थे, जिसको हम इस घर की सभी आर्थिक भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित कर देंगे, एक दिन किसी और के घर वह चली जाएगी, उसको हम सर्वोच्च आसन देते हैं। और बहू को हम उससे नीचे बैठाते थे, जो उस घर की, जो हमारे घर की मालकिन होने वाली है। हम यह बताते थे कि जो अर्थ पाएगा वह सम्मानीय नहीं। ये मेरे घर से शुरुआत थी। ऐसा नहीं कि हम ब्राह्मणों का ऐसे ही अनायास एकाएक सम्मान देने लगे थे। नहीं, वह मेरे हर घर में होता था कि जिसने अर्थ को छोड़ा है, जो हमारे अर्थ को छोड़ के जा रहा है, एक नए परिवार में बस रहा है, वह मेरे लिए सबसे सम्मानीय थे। मेरी बेटियां सबसे सम्मानीय थी। यह हम परिवार को सीखते थे। धन्यवाद बाबा। बाकी के साथी अपनी बात रख राजेश सकते हैं। जी, राजेश जी हाथ उठाए हैं। जी मुनि जी प्रणाम, सभी को प्रणाम। मेरा समाज व्यवस्था में ठीक थोड़ा सा विचार है। मेरा विचार है कि स्वतंत्रता के बाद समाज व्यवस्था देखे तो हर जगह का समाज व्यवस्था में परिवर्तन आया है। मैं रामानुजगंज में रहता हूँ। मेरा जन्म 1976 में हुआ है और स्वतंत्रता के बाद से इसमें बोला गया है। तो मैं जन्म के बाद से जो भी मेरा अनुभव है, उस समय से भी मैं देखता हूँ तो रामानुजगंज में अपने जगह पर बता रहा हूँ बहुत परिवर्तन आया। उस समय का रहन सहन, आज से 20 साल 25 साल का रहन सहन, आज का रहन सहन, उस समय का सोच विचार, अभी का सोच विचार, उस समय का खान पान देखा जाए, अभी का खान पान, उस समय का व्यक्ति का पैसे का भूख या पैसे की उपलब्धि और अभी पैसे की भूख और उपलब्धि, बहुत अंतर आ गया। थोड़ा मोड़ा अंतर नहीं आया। जब इस तरह का अंतर रामानुजन में मुझे इतना दिख रहा है एक जगह का, तो ये भी मैं और दृष्टि से देखता हूं तो मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र, जगह के अनुसार भी सामाजिक जो व्यवस्था है वह अलग अलग पाई जाती है। रहन सहन, खान पान, बोली चाली, पहनावा ओढ़ावा, ये रहता है। मैं थोड़ा सा ये जो 11 बिंदु बोला गया है, थोड़ा सा इसमें भी कुछ बात रख रहा हूँ। मैं जब छोटा था तब देखता था लोग छोटा छोटा चोरी करते थे। कोई किसी का मुर्गी चुरा ले, कोई किसी का कापी चुरा ले, कोई किसी का बाल्टी चुरा चुरा ले, कोई किसी का गिलास चुरा ले। ऐसा चोरी होता था। लेकिन अब चोरी में भी मैं विवेक देख रहा हूँ, बुद्धिमानी देख रहा हूँ, धूर्तता देख रहा हूँ। अब चोरी, लोग छोटा चोरी नहीं करना चाहते, अब लोग बड़ा चोरी कर रहे हैं। और ऐसा चोरी कर रहे हैं कि चोरी भी करें और सामने वाले को पता भी न चले या लोग इल्जाम भी न लगाएं।
चोरी चोरी में भी परिवर्तन आया है। इसी प्रकार डकैती का भी लुक थोड़ा सा डकैती भी बदला है। बलात्कार का भी तरीका पहले का अलग और अब तो उसमें भी समझदारी की तरह, मतलब धूर्तता चालाकी बढ़ा। पहले शरीफी ज्यादा था, अरे शरीफी जय से दादा तुम जाना शांति। परेशान करते थे। अब बहुत लोग चालाक हो गए हैं, चालाकों की संख्या इतना जल्दी ज्यादा हो गया कि चालाक चालाक आपस में टकरा रहे हैं। इसी प्रकार सभी में है। दूसरा है त्रिस्तरीय समाज व्यवस्था। तो परिवार व्यवस्था को तो नजरअंदाज किया गया और भारत का संविधान और कानून ऐसा बना कि परिवार व्यवस्था टूटती चली गई, जो कि एक अच्छे समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है। और परिवार व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और प्राचीन सामाजिक व्यवस्था, वो गरीब रही हो या अच्छी रही हो, जैसे भी रही हो, स्थान के अनुसार विवेक पूर्व और कल्याणकारी ज्यादा थी। उस समय भी बहुत सी सामाजिक व्यवस्था में ऐसा नहीं कि बुराई नहीं था, लेकिन वो वैज्ञानिक था, उसमें कल्याण वाली बात ज्यादा थी। आज की सामाजिक व्यवस्था में धूर्तता, चालाकी, गलत आहार, गलत दिनचर्या, लड़ाई झगड़ा, व्यस्तता, ये सब ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए ये सामाजिक व्यवस्था उतनी श्रेष्ठ नहीं है। इतना बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हेलो। चलिए बताइए। जी नरेंद्र जी बताइए। हेलो बताइए नरेंद्र जी। सर, नमस्कार। सब लोगों को मेरा नमस्कार। नमस्ते जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो इतनी भी समस्याएं हैं जो समाज में अब जल्दी में उत्पन्न हो रही हैं, काफी लंबे समय से जो अपना नीतियां बन रही हैं, इससे ये जो जो लोग नीति बनाने वाले हैं समाज में, ये नेता हो गए या पॉलिटिशियन, मतलब हो गए अपने ब्यूरोक्रेट हो गए, ये नीति बना रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं कि विरोध नहीं कर रहे। इन सबका समाधान तो विरोध ही हो सकता है। जब तक हम लोग विरोध नहीं करेंगे, जैसे कोई मिलावट कर रहा है, हमें पहले क्या करता था, कोई लाला मिलावट करता था तो लोग उसके यहाँ से सामान नहीं खरीदते थे, उसका विरोध करते थे तो वो डर जाता था। ऐसे ही कोई अधिकारी आता था तो उसका लोग कहते थे भाई ये सही नहीं है। या मोहल्ले में कोई पैसे वाला भले ही होता था, लोग उसका विरोध करते थे तो वो अकेला पड़ जाता था, तो वो गलत काम नहीं करता था। अब मुझे लगता है कि विरोध कम हो रहा है, और विरोध ना होने की वजह से, चाहे वो समाज में हो चाहे परिवार में हो, गलत आदमी का साथ लोग ज्यादा दे रहे हैं, जिससे ये कुरीतियां बढ़ती चली जा रही हैं। इसका एक ही समाधान मुझे लगता है कि लोगों को अपने से शुरुआत करके हर चीज का विरोध करना चाहिए। गलत है तो गलत है। लोग क्या करते हैं, अपने स्वार्थ में उसका साथ दे देते हैं, और साथ देना ही ये हर चीज का बढ़ावा देते चले आ रहे हैं। जैसे नेता को ले लो, कोई खड़ा हो गया, हमें पता है गलत है, कुछ नहीं कर रहा, फिर भी हम जिता रहे हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी नाम पे जिताए जा रहे हैं। ऐसे ही अधिकारी को खुश करने के लिए हम भाई भाई करते रहते हैं सामने, चाहे वो कितना ही गलत कर रहा हो। तो हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही अपने परिवार में कोई गलत है, फिर भी हम उसे छुपा रहे हैं। तो पहले लोग क्या करते थे, गलत को गलत कहते थे परिवार में भी, इसीलिए परिवार से भी हो रहा, और ये शुरुआत परिवार से ही होती है। आप परिवार में ही देख लीजिए, फिर परिवार से ही समाज बना है, समाज से ही देश बन रहा है, उसी से सब कुछ चल रहा है। जब ये स्टार्ट ही परिवार से हो गया, आज हम चाहते हैं हमारी लड़की तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, है ना, और बहू आए कि भाई संस्कारी है। तो जब हमारी लड़की पैंट टी शर्ट में घूम रही है, विदेशों में पढ़ रही है, तो हम बहू को कैसे कह सकते हैं कि वो घूंघट में रहे, सबका सम्मान करे। तो ये तो शुरुआत हमें अपने से स्वयं से करना पड़ेगा। और अगर स्वयं से नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो गया। क्योंकि पहले लोग क्या थे, जब देश आजाद हुआ तो लोगों ने अपने समाज के बारे में बहुत कुछ सोचा, दूरदृष्टा से सोचा। आज का हर आदमी स्वार्थी हो गया। तो स्वार्थी होने से मुझे लगता है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा जो बहुत लॉन्ग टाइम में लोगों के लाइफ को कुछ अच्छा करेंगे। वो अपने स्वार्थ में ही डिसीजन ले रहा है, वही काम कर रहा है, वही समाज चलता चला रहा है। जैसे रोजगार से लिया, आपने कहा था रोजगार के लिए, आज के टाइम में हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी, देश में बहुत बहुत बड़ी जनसंख्या है, उसको लेके मतलब ऐसी नीतियां बननी चाहिए जिससे रोजगार बढ़े। लेकिन हो उसका उल्टा रहा है, और रोजगार कम होते चले जा रहे हैं। हम ऐसी नीतियां क्यों अपना रहे हैं जिससे हमारे देश का रोजगार कम हो रहा है। और जब अर्थ ही नहीं होगा तो फिर उसकी वजह से तो बहुत सारी करप्शन होते ही होते हैं, ये सबको पता है, फिर भी नीतियां गलत बन के उसकी। हमें लगता है सड़कें हमारे विकास का लेन है, सड़कों में सबसे ज्यादा आजकल भ्रष्टाचार हो रहा है। नेता कोई भी देख लो आप, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहा। शिक्षा के लिए बजट कितना कम है, सेना के लिए बजट कम है, स्वास्थ्य के लिए बजट कम है, लेकिन रोडों के लिए बहुत है। रोड रोड में क्या है कि वहां से कमाई हो रही है, वहां से कुछ देना नहीं, कुछ पैसा खर्च करना नहीं, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पैसा आ रहा है, बन रहा है।
तो ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिससे मतलब हमारी कुर्सी भी बची रहे, लोगों को अपना वो बना रहे, भय मतलब डरा के हिसाब से या गुमराह करके लोग अपनी राजनीति खेल रहे हैं। राजनीति या समाज को बिगाड़ने में लगे हुए लोग, देश के बारे में कोई सोचने का मतलब टाइम ही नहीं लग रहा है। पैसे में इतना उसे कमजोर कर दिया है, हर बंदे को इतनी जरूरतें बढ़ा दी हैं समाज में कि वो उसी को पूरा करने में लगा, उसी को वो बहुत अच्छा समझता। तो बस मैं इतना ही अपना विचार था मेरा। नमस्कार। ठीक है। और बताइए कोई। हेलो। बताइए। बताइए मोहन जी। आज की मास संस्थान की चर्चा में जुड़े हुए समस्त विद्वद्जन साथियों का अभिवादन है। सभी विद्वद्जन साथियों ने आज की जो 4 पॉइंट हैं उस पर अपने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचार को रखा है। मैं भी कुछ इस चर्चा में अपनी बात को रख रहा हूं। जो कहा गया है प्रथम में कि स्वतंत्रता के बाद समाज को जो है वो कमजोर किया गया है। तो देखिए, हम जो देखते हैं कि स्वतंत्रता के पहले से ही जब 1857 का गदर हुआ था तो उसी समय से ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने देखा कि ये जो एकता है सामाजिक, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। तो उस समय देखिए, धर्म के आधार पर जिन्ना के नेतृत्व में एक संस्था को प्रोत्साहित किया। अंबेडकर जी के नेतृत्व में एक हरिजन आदिवासी को संस्था को प्रोत्साहित किया और जवाहरलाल नेहरू और पटेल के नेतृत्व में एक वर्ग को प्रोत्साहित किया। यहीं पर जो है से समाज को जो है हमारा भारतीय जो समाज व्यवस्था था वहां से कमजोर करना शुरू कर दिया। लेकिन किसी प्रकार से अंबेडकर जी को मनाया गया, लेकिन यहाँ पर भी जो है फिर तोड़ा गया। आदिवासियों उन समाज को आरक्षण दे करके फिर जिसे कमजोर किया गया। लेकिन जब गांधी जी के नेतृत्व में और स्वराज्य मिलेगा इस आशा के साथ भारतीय जो जनमानस था वो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पर अंधविश्वास और अटूट विश्वास किए हुए था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू भी नहीं हुआ था और गांधी जी चल बसे। और जब संविधान लागू हुआ तो हम लोग तो बैठे हुए थे कि हमें स्वराज्य मिलेगा। लेकिन जो तत्काल जो कांग्रेस की सरकार थी जिसके नेतृत्व में भारत में तंत्र बना, सरकार बना, उसने हमें स्वराज्य देने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसने हमें क्या दिया? स्वराज्य दिया। हम आपको जो है वो अच्छी व्यवस्था देंगे, आप भूखे मर रहे हैं अन्न देंगे, वस्त्र देंगे, चाहे जो हमें सक्षमता होगा हम देंगे, लेकिन आपको हम स्वतंत्रता नहीं देंगे। आप जो है हमारे अनुसार ही चलेंगे। हम आपसे कितना टैक्स लेंगे, कितना कर अप्रत्यक्ष रूप से आपसे वसूल करेंगे, ये हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन जो हम आपको फ्री में देंगे, चाहे हम भुखमरी के समय 67-68 के अकाल के समय
हम चाहे अमेरिका से आपको घी या आपको जो है गेहूं का दर्रा देंगे, उसका भी हम ढिंडोरा पीटेंगे कि हम आपको भूखे मरने से बचाया। तो हमारी जो गांधी जी के साथ जो पूरी जन सब जुड़े हुए थे कि हमें स्वराज्य मिलेगा, अपना राज्य मिलेगा, हम पर हमारे इच्छा के अनुसार से टैक्स लगेगा, जो टैक्स लगेगा उसको हमको सरकार बताएगी कि आपसे इतना कराधान वसूल किया गया है, उसको इसी मद में खर्चा किया किया जा रहा है। लेकिन इसकी तो कहीं पर जो है सो कोई व्यवस्था जानकारी की नहीं बनी। संविधान सभा ने संविधान बना दिया, संविधान देश को अर्पित कर दिया, संविधान सभा भंग हो गई और स्वराज के जगह सुराज्य देकर के जो है और सरकार को मनमानी करने के लिए हमारे ऊपर एक लाद दिया। हम तो विश्वास में थे, लेकिन जो सरकार थी वो हम लोगों के साथ चाहे जैसा भी हो, आज जैसा कई प्रकार की बातें आ रही है, उससे लगता है कि पूर्व में जो सरकार है वो हम लोगों के साथ धोखा किया था। आपने जो है हिंदुत्व को विश्वास में लेकर के और दूसरे पंथ को जिसको कि आपने लेकर के और सरकार चलाई और जहां से सुराज्य दिए वहीं से सरकारीकरण आपने कर दिया, उद्योगों का सरकारीकरण किया, प्राइवेटीकरण को समाप्त करना शुरू किया, वहीं से भ्रष्टाचार जो है सो पैदा हो गया। भ्रष्टाचार पैदा हो गया, अपराधी तंत्र बढ़े जिसकी कि आपने सुरक्षा किया तो अपराध बढ़ेगा ही। अरे भाई, दो अपराधी हैं तो उनको बंदूक का लाइसेंस देने का क्या जरूरत है? लड़े हुए एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो उनको आप दो बंदूक का लाइसेंस उसकी सुरक्षा को देते हैं और उसके अंदर सैकड़ों जो है सो बिना लाइसेंसी बंदूक रख करके और ग्रामीणों पर और जो व्यवसायी वर्ग है उन पर आताताई करके उनका शोषण कर रहे हैं, उनका हिस्सा आप भी खा रहे हैं। तो ये तो जो 5-6 जो आपराधिक मामले हैं, इनको तो आपने सपोर्ट किया जो कर रहे हैं इसको, और जो आपने सुराज्य दिया, जो समाज का काम था उसको अपने हाथ में ले लिया, तो वहां पर जो है सो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। और क्या जो शराब या जुआ की जो बात है नैतिक पतन का, अरे भैया 70-80% के पास है कहाँ कि वो आपको जो है वो सब करेंगे। वो तो बेचारे दिन भर हड्डी तोड़ करके मेहनत करते हैं तो अपने शरीर के रिलैक्स के लिए शराब पीते हैं, कोनो अय्यासी के लिए तो करते नहीं है। तो ये तो जो भ्रष्टाचार से धनोपार्जन किया और अपने चरित्र का वो पतन कर रहे हैं। और उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि आर्थिक असमानता भी बढ़ रहा है, काहे कि भ्रष्टाचार से आपके पास पैसा जा रहा है। और जहां तक श्रम शोषण का बात है, तो जब आप साम्यवादी को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं तो उनका नीति है श्रम शोषण करने के लिए। अगर गरीब मजदूर ये सब नहीं रहेंगे तो आप जो है तो समाज में राज कैसे कीजिएगा? उनको आप कमजोर करके रखिएगा तभी तो राज कीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है बाद में जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, आर्थिक आधार पर, भाषा के आधार पर सभी को जो है बांट करके और पहले समाज को कमजोर किया, अब परिवार को संविधान में कोई स्थान ही नहीं दिया। तो ऐसे ही जो है सब व्यवस्था जो है सो कमजोर हो गई और तंत्र में जो है सारी शक्तियों का केंद्रीयकरण होते रहा। और वो तंत्र के हरेक जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर भी उन्होंने इन किन प्रकारेण अपने ही जो उनके साथी हैं या उनके जो
कार्यकर्ता हैं उनको आपने प्रतिस्थापित किया और अपने हिसाब से शासन को चलाया। न गुणवत्ता को महत्व दिया, न त्याग बलिदान वाले को भी महत्व दिया। आपने तो जो भी आपकी स्वार्थ में आपके साथ है उनको महत्व दिया। तो इस प्रकार से समाज जो है वो कमजोर कर दिया गया है। जो सबसे आखिरी पॉइंट है कि कितना भी प्राचीन सबसे व्यवस्था हिंदुत्व का है या भारतीय व्यवस्था है, तो क्यों ठटा रह गया? तो वैदिक काल से परिवार, व्यक्ति, परिवार और समाज जो है, एक एक परिवार में 50 व्यक्तियों का, 3 4 5 परिवारों की एकता का गट्स था। पूरे गांव में 10 परिवार जो हैं उन्हीं का मोहन जी पूरा थोड़ा गट्स। शॉर्ट करिएगा। हाँ, इस प्रकार से जो इनकी महत्वपूर्ण जो एकता थी, जिसके चलते कि आज तक जो है हमारी जो हिंदुत्व की समाज व्यवस्था है वो बनी रही, और बाकी सामाजिक व्यवस्था में कितना भी दरार चाहे विकृति आई। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विश्राम दूंगा। धन्यवाद। जी धन्यवाद। बाकी के कोई साथी अपनी बात रखना चाहेंगे? विपिन जी, श्रीकांत जी या सोहन जी, बहादुर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बाबू जी, तब तक आप अपनी बात रख दीजिए। देखिए, मैंने स्वतंत्रता के पूर्व का भी कार्यकाल देखा है और स्वतंत्रता के बाद का तो लगातार देख ही रहा हूं। मेरा अपना जो व्यक्तिगत अनुभव है उसके मुताबिक ये 11 समस्याएं पहले की तुलना में बढ़ी हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। सभी समस्याएं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये समस्याएं लगातार बढ़ी हैं। मतलब कोई ऐसा कालखंड नहीं आया स्वतंत्रता के बाद कि कभी समस्याएं घटी हों और कभी बढ़ी हों। ये 11 समस्याएं लगातार बढ़ती गई हैं। और भारत के सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, इन समस्याओं के विस्तार में सहायक है। किसी भी राजनीतिक दल की ऐसी भूमिका नहीं दिखती है अभी तक कि जो इसमें से किसी एक भी समस्या के बारे में चिंतित हो। एक भी 11 में से। ये एक बात आपको ये बता दें कि आखिर ये समस्याएं बढ़ी क्यों? क्योंकि इनमें दो प्रकार की समस्याएं हैं। एक मानवीय दुर्गुण वाली है, उन्हें हम प्राकृतिक मान सकते हैं। मतलब व्यक्ति की कमजोरी, स्वार्थ, हिंसा, ये सब, इस प्रकार की 5 समस्याएं हैं। इन पांचों को रोकना राज्य की जिम्मेदारी थी। दुर्भाग्य से 6 जो समस्याएं हैं बढ़ी हैं, ये 6 समस्याएं रोकना समाज की जिम्मेदारी थी, राज्य की नहीं थी। दुर्भाग्य से हमारी शासन व्यवस्था में 5 समस्याओं को रोकने के प्रति निष्क्रिय रहे।
चोरी डकैती लूट मिलावट बलात्कार जालसाजी धोखाधड़ी बल प्रयोग, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इनको रोकने में राज्य ने उतनी शक्ति नहीं लगाई जितनी लगानी चाहिए थी। और 6 समस्याओं को राज्य ने इतनी ज्यादा अनावश्यक शक्ति लगाई, जिसके कारण ये 6 समस्याएं बढ़ती चली गई। इसका मतलब ये है कि राज्य अगर 6 समस्याओं को समाज के भरोसे छोड़ देता, राज्य उसमें दखल नहीं देता, ये 6 समस्याएं खत्म हो गई होती और 5 समस्याओं में राज्य शक्ति लगा देता, तो 5 समस्याएं रुक जाती। ये इसमें मेरे विचार से मेरा जो अनुभव है वह इसी प्रकार की है। अब दूसरी बात यह है कि दुनिया में भारत के अलावा कहीं भी त्रिस्तरीय समाज व्यवस्था नहीं है। त्रिस्तरीय समाज व्यवस्था है भारत में। अरे, व्यक्ति, परिवार और समाज त्रिस्तरीय है। एक चौथा उसमें आप राज्य को जोड़ सकते हैं, नहीं भी जोड़ सकते हैं। ये त्रिस्तरीय समाज व्यवस्था भारत में है। मुस्लिम देशों में क्या है? त्रिस्तरीय तो है, व्यक्ति है, परिवार है, समाज नहीं है, वहां धर्म है। पश्चिम में व्यक्ति है और राज्य है या समाज है, जो कहिए उसको आप, परिवार नहीं है वहां। साम्यवादी देशों में वहां व्यक्ति है ही नहीं, समाज है ही नहीं, परिवार है ही नहीं, सबका विरोध है, केवल एक सूत्र है, राज्य। तो भारत एकमात्र है जहां परिवार व्यवस्था को मान्यता प्राप्त है। अब एक बात आप और समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में भारत की त्रिस्तरीय व्यवस्था भी नहीं ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसने इतने संकट झेले, इतने आक्रमण झेले, यह व्यवस्था समाप्त नहीं हुई। आप जरा अनुभव करिए या जानकारी प्राप्त करिएगा कि विदेशों की अनेक संस्कृतियां कुल मिलाकर 100 साल भी मुस्लिम आक्रमण को नहीं झेल सकी, सरेंडर कर गई, खत्म हो गई, इस्लाम वहां छा गया। हमारी भारत की त्रिस्तरीय समाज व्यवस्था कई 100 वर्षों तक, सिर्फ 100 साल नहीं, कई 100 वर्षों तक मुसलमानों के नियंत्रण में रही और इसके बाद भी वो हमारी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सके। उसके बाद पश्चिम की भी सरकारें आई, उसमें भी हम लोग गुलाम रहे 100-200 वर्ष, तो वो भी नहीं कर सके। लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा संकट आया है। क्यों आया? क्योंकि
इस्लाम ने और अंग्रेजों ने हमारी परिवार व्यवस्था और समाज व्यवस्था पर सीधा आक्रमण नहीं किया। वो चाहते थे कि धीरे 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 हम आक्रमण करें, कमजोर करें इसको। सीधा नहीं किया, दखल नहीं दिया। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हमारी व्यवस्था ने पूरी तरह परिवार व्यवस्था को तो कमजोर किया और समाज व्यवस्था को अमान्य कर दिया। समाज व्यवस्था को मान्यता ही नहीं है। राज्य ने ही स्वतंत्रता के बाद अपने को समाज घोषित कर दिया। यह जो गड़बड़ी पैदा हुई, इस गड़बड़ी के दुष्परिणाम तो हम लोगों को भोगने पड़ रहे हैं। हमारे सामने जो भी समस्याएं हैं उनका विस्तार का एकमात्र कारण है राज्य। हमारी राज्य व्यवस्था न परिवार व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार है, न समाज व्यवस्था को स्वीकार करने को तैयार है। और इसलिए हम इस प्रकार के समस्या से जूझ रहे हैं। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई उसमें एकमात्र सरदार पटेल को छोड़कर बाकी सबका कहीं न कहीं गुप्त रूप से लॉर्ड माउंटबेटन से संपर्क था। पक्ष में था, विपक्ष में था, वो बात की बात। सावरकर सहित सबका कहीं न कहीं जुड़ाव था। सब माउंटबेटन को कुछ न कुछ खुश रखना चाहते थे, एक पटेल को छोड़कर। यह भी एक समस्या तो थी। और दूसरी बात कि हमारे सभी नेता तो पश्चिम की किताबें पढ़ कर के आए थे। उनको भारतीय समाज व्यवस्था का कोई ज्ञान ही नहीं था। उनमें किसी ने कहीं ऐसा तो है नहीं कि कहीं गुरुकुल में कुछ पढ़ा हो या भारतीय समाज व्यवस्था पर चिंतन किया हो। सब वहां किताबें पढ़ करके आए और किताब पढ़ करके हम चलिए जो भी हुआ वो हुआ। एक बात ये जरूर है कि हमारी भारतीय समाज व्यवस्था सुना जाता है, मैं देखा तो नहीं हूं उस समय का, कि पूर्व में इस्लामिक शासन के बहुत पहले बहुत विकसित और वैज्ञानिक थी। कोई किसी तरह का उस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जो चिंताजनक हो। कहाँ से हमारी समाज व्यवस्था में विकृति आई कि हम लोग गुलाम हो गए, वो विषय कभी और कभी चर्चा में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भारत की जो समाज व्यवस्था है, इस समाज व्यवस्था को स्वतंत्रता के बाद 3 दिशाओं से खतरा था। वो था एक साम्यवादी विचारधारा, और दूसरा दारुल इस्लाम। इस्लाम की कोई विचारधारा तो है नहीं, इस्लाम तो एक संगठन है। साम्यवाद एक विचारधारा है। और तीसरा खतरा आया पश्चिम की विचारधारा से। पश्चिम की विचारधारा बिल्कुल अलग है, साम्यवादी अलग है, इस्लाम की अलग है। लेकिन तीनों ने मिलकर के
और भारत के हमारे संविधान निर्माताओं को इतना प्रभावित किया, लालच दिया, जो भी किया, कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारी भारतीय समाज व्यवस्था को इन तीनों की खिचड़ी खाने के लिए मजबूर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सारी योजना सब फेल हो गई। क्यों? क्योंकि ये तीनों की बेमेल खिचड़ी, तीनों को एक तरह का तो था नहीं। अब वर्तमान में इन तीनों के अनाज से बनी हुई खिचड़ी, माने उसको गलना था ही नहीं उसमें तो, क्योंकि खिचड़ी को तो गल जाना चाहिए, और तीनों तो विपरीत गुणों के थे। और उस खिचड़ी के प्रभाव से हम अभी तक उबर नहीं पा रहे हैं। यह एक समस्या है भाई। इसका समाधान माने हम ही लोगों को सोचना पड़ेगा। चलिए, मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ, क्योंकि समय अभी अरे 10-15 मिनट और चल सकता है बात। चलिए, बाकी लोग कोई कुछ कहिए, कुछ पूछिए। किसी साथी का कोई प्रश्न है या कोई बात रखना चाहें? बाबूजी, मैंने एक प्रश्न पूछा था हाँ, कि आपने 52-62 में लिखा है कि अ, जिस तरह व्यक्ति और समाज को पृथक पृथक मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उस तरह के मौलिक अधिकार तो परिवार को प्राप्त नहीं होते, किंतु परिवार भी कोई ऐसी इकाई नहीं होती जो कुछ व्यक्तियों की साझेदारी से बनता हो। तो यहाँ पर परिवार, यहाँ पर व्यक्ति और समाज दोनों के लिए मौलिक अधिकार शब्द होगा या फिर मौलिक अधिकार और सामाजिक अधिकार? हाँ, ठीक है। तो समाज को, जी। परिवार को सामाजिक अधिकार प्राप्त है। व्यक्ति, देखिए, मौलिक अधिकार जो व्यक्ति है, व्यक्ति प्रथम इकाई है, प्राकृतिक इकाई है व्यक्ति। समाज प्राकृतिक नहीं है, समाज संगठनात्मक इकाई है। नहीं, मैं गलती बोल दिया। व्यक्ति जो है वो प्राकृतिक इकाई है, और समाज भी प्राकृतिक इकाई है, क्योंकि समाज से ऊपर कोई नहीं है और व्यक्ति के नीचे कोई नहीं है। परिवार एक संगठनात्मक इकाई है। इसलिए समाज को मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है, समाज को सामाजिक अधिकार प्राप्त है। या समाज नहीं, परिवार, फिर मैं गलती कर दिया। समाज को मौलिक अधिकार प्राप्त है और व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है। फिर एक बात और है कि समाज एक काल्पनिक संगठन है, यथार्थ संगठन तो है नहीं अभी भी। समाज नाम की कोई इकाई, भौतिक इकाई आपको दिखाई नहीं देती है। परिवार एक भौतिक इकाई है। इसलिए परिवार को हम लोगों ने संगठनात्मक इकाई माना है और उसको सामाजिक अधिकार प्राप्त। चलिए, और जी। बताइए। जी बाबूजी, इसका ये अर्थ हुआ कि समाज और व्यक्ति दोनों को मौलिक अधिकार है, क्योंकि दोनों प्राकृतिक इकाई हैं, और प्राकृतिक इकाई होने से दोनों के अधिकार मौलिक हैं। लेकिन वही समाज जब किसी व्यक्ति को अधिकार देता है, तब वो उसके सामाजिक अधिकार बन जाते हैं। मतलब समाज को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और समाज व्यक्ति को सामाजिक अधिकार दे रहा है। देखिए, ये बात
कहना बहुत कठिन है कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई। अब ये तो भाई निर्णय होना ही बहुत कठिन है कि पहले व्यक्ति आया कि समाज आया, क्योंकि समाज से ही व्यक्ति पैदा होता है और व्यक्ति से ही समाज बनता है। तो मैं इस बारे में कोई निश्चयात्मक रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं कि व्यक्ति से समाज बना कि समाज से व्यक्ति बना। जी। बाकी कोई साथी किसी का कोई प्रश्न है? बताइए भाई, किसी को भी कोई बात बोलनी भी हो पूछनी भी हो तो आप बताइए, क्योंकि अभी टाइम है आपके पास। बाबूजी, आपने जो लिखा है समाज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, तो यह ये जो शब्द है यह तो समाज या लोक के संदर्भ में है, लेकिन जब लोकतंत्र की व्यवस्था होती है तब तो वह चतुर्स्तरीय हो जाती है ना। कि इसमें लिखा हुआ होगा शायद कि जो परिवार व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था व्यक्तियों को परिवार व्यवस्था व्यक्तियों की साझेदारी से नहीं चलती है। परिवार में जो व्यक्ति होते हैं वो पार्टनर नहीं होते हैं। परिवार व्यवस्था में व्यक्ति का संपूर्ण विलीकरण हो जाता है, व्यक्ति का अस्तित्व रहता ही नहीं है। इसीलिए ये ऐसा कुछ ढांचा है, इसलिए इसको कहते हैं कि परिवार व्यक्तियों की साझेदारी से नहीं बल्कि एकीकरण से चलता है। इसीलिए परिवार को एक स्वतंत्र इकाई माना जा सकता है। जी। कोई और साथी किसी का कोई प्रश्न है या कोई 1-2 मिनट के लिए बात भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। एक प्रश्न है बाबा जो मैंने बीच में रखा था। जी हाँ, आचार्य जी। जो अभी घटना हुई है, तो उस घटना में माता पिता को दोषी माना जाए या फिर जो हिंसा हुई है वो तो गलत है ही है, या फिर इसमें किसको दोषी माना जाए? चलिए इस पर चर्चा कर लेंगे हम लोग 1-2 दिन में, जी जी। क्योंकि ये जो आपका प्रश्न है ना, जी ये 5-10 मिनट में इसकी व्याख्या संभव नहीं है करना। जी। ये बड़ा प्रश्न है। मैं तो सलाह दूंगा ब्रजेश जी को, जी बाबूजी। अगर शनिवार को जी बाबूजी। आप इस विषय को पूरे विषय के रूप में भी रख सकते हैं। जी बाबूजी, बिल्कुल रख सकते हैं। हाँ, तात्कालिक विषय में। जी जी, मैं और बाबूजी उन्हीं बना देव जी ने दूंगा। जो उठाया है प्रश्न, ठीक है बाबूजी, मैं बना दूंगा उसको। तो शनिवार को रख सकते हैं। जी बिल्कुल। कोई साथी अगर नहीं बोलना चाहेंगे तो फिर कल का विषय रख देते हैं। विपुल जी, आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल। मैंने सोचा अरे है, साजू। मैं हेलो। बता दे रहा हूँ। मैंने सोचा है 52-65 से लेकर के 52-68 तक एक बार आप देख लीजिएगा, अगर कुछ घटाना बढ़ाना हो तो। हमने तो 52-65 से लेकर 52-70 तो तक। आप कीजिएगा 70 विपुल तक। जी। ठीक है। वैसे हम लोग अभी 5200 पर चल रहे हैं,
मतलब 5299 तक हम लोगों को कल निपटा देना है। जो भी आपको उसमें पसंद आवे आप ले लीजिएगा दो चार, ठीक है क्योंकि बाबूजी। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। जी 5300 से हम लोग सोमवार को शुरू करेंगे, फिर आगे या जो भी नंबर होगा देख लेंगे। बाबूजी, मुझे लगता है कि 5267 जो कोटेशन है, वो कोटेशन अपने आप में पूर्ण चर्चा के लिए पर्याप्त है। हाँ, तो ठीक है, रख लीजिएगा। फिर 52 52 99 तक जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कोटेशन कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है। जी। रॉबिन जी, चर्चा को समाप्त कर सकते हैं।